मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है चैप्टर नंबर 12 का आगे का मैं पार्ट डालने जा रही हूँ आपको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर नेम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक फिट पर्सन को ही हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से जो फिट होता है वो रिप्रोडक्शन के लायक माना जाता है। क्लियर है? जिसके अंदर मैंने पीछे बताया था एमनेसेंस के बारे में बताया था, बच्चे को भ्रूण में मार दिया जाता था। पोस्टल नेटल के बारे में बताया था कि जिसके अंदर क्या था, जो आशा वर्कर्स वगैरह जो गाँव वगैरह में दवाइयाँ वगैरह बांटती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताया था कि वो क्या और क्या क्या दवाइयों के साथ साथ और क्या क्या जानकारी देती है। इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया था किसके, पोस्टल नेटल के अंदर। और आफ्टर जो डिलीवरी होती है उसके बाद भी जो होता है, जो मदर होती है उसको क्या क्या न्यूट्रिशन लेने चाहिए या क्या क्या खाना चाहिए जिससे बच्चे का जो है पालन पोषण अच्छे से हो सके, वो बीमार ना हो सके। और ये बताया गया था आफ्टर सिक्स मंथ तक कम से कम बेबी के बॉर्न के 6 मंथ तक उसे माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इनके बारे में बताया गया था। और एक ये इम्पोर्टेंट बताई गई थी कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के अंदर 5 साल का या 6 साल का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताया गया था कि किस प्रकार से हमें जो है किन किन चीज़ों का, और हमें मेन हमारी जो आज की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो ये चाहती है कि एक सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर के बच्चों को एक मतलब कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, ठीक है। इसके ऊपर पिछली हमने चर्चा की थी। जो आज की हमारी है उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है, जैसे पीछे पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे। मेन मोटिव यही है कि इस चैप्टर का या इन चारों चैप्टर्स जो भी बायो के हैं, पिछले 3 चैप्टर और ये वाला चैप्टर, अगर चाहते तो एनसीईआरटी वाले क्या करते, +1 का चैप्टर था उसके अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते थे। ये अलग से क्यों बनाया गया? अब पीछे 3 चैप्टर थे उसमें ये डाल सकते थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, बट नहीं। मेन मोटिव क्या चीज़ था कि बच्चों को ज़्यादा नॉलेज मिल सके और कम से कम भी 3 से 4 मार्क्स का आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का या किसी भी बोर्ड लेवल का क्यों ना हो। इसीलिए मेन मोटिव यही है ताकि बच्चे जो है सही राह देख सके और उन लोगों को भी बता सके और सही तरीके से मतलब कि जो है हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया कि साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर इनके सेंटर्स वगैरह भी बने हुए हैं, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है लखनऊ के अंदर है, जो कि ठीक है इंडिया के अंदर, जो ये इसी से रिलेटेड एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एसटीडी मीन्स क्या होता है इसका, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जो भी डिसीजेज होते हैं, ठीक है, जो कौन कौन से डिसीजेज होते हैं हमारे, एड्स और एचआईवी, जो भी डिसीजेज का मतलब होता है रोग, उनसे रिलेटेड जो है सेंटर बनाया गया। और कुल मेन मकसद यही है कि इस प्रॉब्लम से जो भी अगर हो भी जाते हैं डिसीजेज तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा की थी। और साथ ही साथ क्या चीज़ बताई गई थी, द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंसी क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। क्या चीज़ कह रखा है सिंपल, इस पूरे पैरे के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि 2011 की गणना के अनुसार कि कितने 3 गुना 350 मिलियंस के अबव, ठीक है, 3 गुना हमारे जो है देश ने तरक्की की है एक जनसंख्या को नियंत्रित करने में। जनसंख्या बढ़ी भी है। अब जैसे कि ना, क्या बढ़ने का क्या रीज़न है या क्या चीज़ है, पहले क्या होता था कि 10 वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उन्होंने बेबी को बोर्न किया तो उसमें से कम 2 या 3 बेबी, या हम ये कहेंगे कि 2 या 3 जो लेडीज थी वो पक्का एक्सपायर हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। क्यों होती थी? उसकी वजह से क्या होता था, मृत्यु दर बढ़ रही थी। उसका रीज़न क्या था या क्यों मर जाते थे? बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही जो है वो मर गया। उसका क्या रीज़न पाया गया? उसका रीज़न ये पाया गया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो पहले समय में क्या करते थे, बच्चे के पैदा होते ही उसके मुंह में गंगा जल दे दिया जाता था ताकि बच्चा जो है एक संस्कारी, एक अच्छे लक्षण उसके अंदर आ सके, ठीक है, वो शुद्ध हो सके। बट होता क्या था कि जैसे उसे गंगा जल दिया जाता था तो उसकी वजह से उसके माउथ के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता था। इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है कि 6th मंथ के बच्चे को जब बॉर्न के आफ्टर बॉर्न
बॉर्न के जन्म के 6 महीने तक बच्चे को जो है माँ का दूध दिया जाता है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और पहले समय में क्या चीज़ करी गई कि बच्चा पैदा हुआ उसको गंगा जल पिला दिया और इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होते ही वो कहाँ फैल गया वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है हमारा आज के समय में जो कोरोना है वो क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन ही तो है, वो फैलता है। वो इन्फेक्शन मदर में आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, जिसकी वजह से अब बच्चा है जो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ किसके टच में रहता है, बोर्न होने के बाद माँ के टच में होता है। तो उससे क्या हो गया, या तो मदर एक्सपायर होगी या फिर बेबी होएगा, और कई बार होता था कि दोनों ही एक्सपायर हो जाते थे। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। और साथ ही साथ क्या है, किस प्रकार से एक फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर डिस्कस किया गया। फैमिली प्लानिंग यानी कि हम दो हमारे दो की कम से कम सरकार ने कहा कि इतने तो होने ही चाहिए। कोई भी एक मैरिड कपल है, मोस्टली जितने भी यंग कपल्स हैं उनकी न्यू मैरिड हुई है तो 1 साल 2 साल 3 साल तक वो कितने समय तक नहीं कर पाएंगे एक फैमिली प्लानिंग। एक ना एक दिन तो करेंगे, नहीं तो दुनिया कहने लग जाती है। ठीक है, और उस समय पर मतलब कि मेन ये है तब तक क्या चीज़ होगी, इससे रिलेटेड वो करें क्या या क्या चीज़ है ये बताई गई है कि इस चीज़ से निजात पाने के लिए क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं, जो अलग अलग तरीके से हैं। एक कॉन्ट्रासेप्टिव हमारी जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, बैरियर हो गया, या ट्रेडिशनल हो गया, नेचुरल हो गया, इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन लगा करके जो है वो रिलेशन में रह जाते हैं। और जो है कुछ समय के लिए वो क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो एज थी कि मैरिड की जो एज है ये बताएगी 18 साल तक जो है मेल्स की, 18 साल फीमेल की एज और मेल्स की जो है 21 एज कर दी गई गवर्नमेंट ने कि इतने समय में लड़के और लड़कियों की शादी इससे पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे पहले हुई तो वो क्या कहलाया गया था, बाल विवाह का। ठीक है, बाल विवाह का रूप धारण किया गया था। तो मेन बात ये है, समझ आ गई आपको। इसके साथ साथ ही हम जो है आगे का डिस्कस करते हैं। आगे के हमें बता रखा है कि नेचुरल मेथड, इन्हीं ये कई सारे मेथड्स हैं, बैरियल मेथड, नेचुरल मेथड, सर्जिकल यानी कि जिसमें डॉक्टरों की सलाह ली जाती है, इम्प्लांटेशन करना इंजेक्शन के द्वारा, ओरल के द्वारा, IUCDs वगैरह, यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, जैसे ये कॉन्डम्स वगैरह हो गए या कॉपर टी होगी या सहेली नाम से ये जो चीज़ें आती हैं इनका यूज़ करना, ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाते हैं। फर्स्ट जो है हमारा नेचुरल है। नेचुरल मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा। नेचुरल मेथड क्या होता है, इसके अंदर क्या काम होता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग। क्या चीज़ कह रखी है, पीरियोडिक abstinence is one such method in which the couples avoid or the abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstruation cycle with the ovulation could be expected। बात को समझिए, नेचुरल मेथड क्या कहता है, नेचुरल मेथड ये कहता है हमारा कि हमें जो है कि ओवम और स्पर्म जो है हमारे, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही क्या बन जाता है, हमारा जाइगोट बन जाता है, एक न्यू बेन बेबी आ जाता है। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा, मेल्स में हमारे टेस्ट्रोजन, तो फीमेल में हमारे ओवम्स होता है, ओविडक्ट के अंदर। इन दोनों के मेल्स, इनके मिलने से ही जो है जाइगोट डेवलप हो जाता है। मेल्स के अंदर स्पर्म मिलता है तो इसके अंदर एग मिलता है। खैर ये तो हम पिछले चैप्टर के अंदर रीड भी कर चुके हैं। मेन नेचुरल मेथड क्या चीज कहता है, ये कहता है कि इनकी मीटिंग ना हो पाए, किनकी, स्पर्म और किसकी, ओवम की, ओवम और स्पर्म की मीटिंग ना हो। और वो कैसे कि पीरियोडिक एब्सेंस, आपको जैसा कि पता है हर 14 दिन के बाद एक ओवल बनता है, ठीक है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर। अब जैसा कि आपको पता है, अब क्या पता है कि पीरियड जब स्टार्ट होते हैं हमें, यानी कि ब्लीडिंग जब भी स्टार्ट होती है, पीरियड्स के डे होते हैं, फर्स्ट ब्लीडिंग जब शुरू होती है उसको हम फर्स्ट डे का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब फर्स्ट डे के बाद क्या चीज कह रखी है, 10 से 17 दिन के बीच, 10 to 17 डे जो होएगा उस बीच में जो इनकी मतलब कि एक फर्टिलाइजेशन होने के जो चांसेस होते हैं, एक फर्टिलाइजेशन होना यानी कि निश्चेचन होना, इनका मिलना और जाइगोट का बनना सबसे ज्यादा हाइयर लेवल पर होता है। ये सबसे ज्यादा हाइयर होता है कब, 10 से 17 दिन, जब आफ्टर पीरियड्स ना, पीरियड का फर्स्ट डे से लेकर के 10 से 17वां जो दिन होएगा। और आपको पता है कि हर 14 दिन के बाद, हमारे टोटल 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 से हर 14 दिन के बाद जो होता है, यानी कि 14 से पहले 3 दिन और 14 के बाद वाले 3 दिन, यानी कि टोटल 7 डेज जो होते हैं, ये बोला जाता है कि मेल और फीमेल को जो है रिलेशन यानी कि सेक्सुअल
नहीं हमें कांटेक्ट में आना चाहिए। जो सीमन है, सीमन जो है अपना काम ना कर सके, ताकि सीमन क्या चीज़ है कि मेल और फीमेल के जो स्पर्म और एग है वो ना मिल सके। अगर वो मिल गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई है इसके अंदर। और साथ ही साथ क्या बताया, एज अ चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मैं फर्टिलाइजेशन का चांसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, ओवुलेशन का चांसेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड माना जाता है, इसीलिए कहा गया है। और इसी पीरियड को हम नाम देते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड भी ये, इसी पीरियड को हम बोल देते हैं फर्टाइल पीरियड, एक अल्टर नेम आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। एट द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर द वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय the abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented. Withdrawal of the conception is another method in which the male partner, अभी ये दूसरा मेथड आता है हमारा, विड्रॉल का मेथड आता है या कोइटस इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है कि ये करता है वेगिना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन सो एज टू द इंसेमिनेशन, लाइक दैट। इसका ये कहने का मतलब है कि जो मेल है, मेल पार्टनर है, वो अपना विड्रॉ कर लेता है वेगिना में से, किसको, अपना जो पेनिस को जो है बाहर निकाल लेता है वेगिना से, जब वो क्या करने लगता है, इजैकुलेशन, यानी कि जब वो अपना यूं कह लो एक तरह से, एक एग्जांपल के तौर पर कि स्पर्म जब रिलीज होने वाला होता है तो उसे बाहर निकाल लेता है, किसको, पेनिस को वेगिना में से। और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इंसेमिनेशंस बोल देते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद आता है लेक्शनल एमोर्फिया। क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ द ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। क्या चीज कह रखी है कि मेंस्ट्रुएशन, वही चीज रिपीट कर रखी है कि इस समय में जो है कि एक तरह से ये बोला गया है कि हमें मतलब कि कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, या जब भी रिलीज हो रहा है तो उस समय में एक चीज बताऊं मैं आपको, एक क्लियरली बताना चाहती हूँ, जो हमारा ये मेथड है, कौन सा नेचुरल मेथड है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही, इसमें जो है खतरे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किस चीज़ के खतरे के, कि फर्टाइल होने के, ठीक है, ओवुलेशन होने के। क्योंकि जो भी इसका मेन रीज़न क्या रहता है कि जैसे कि अगर आप जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो या कॉन्डम्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना प्रॉपर वर्क कर सके, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे पीरियड को या ऐसी चीज़ को, इस मेथड को जो है कम से कम हमें जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे नुकसान और खतरा हमें ही बनेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, ठीक है। अब